हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आपका पुनः आज के इस नए वीडियो में स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम कक्षा 9वीं सामाजिक विज्ञान का अध्याय तीन का नाम क्या है? निर्धनता। निर्धनता का अर्थ गरीबी। निर्धनता एक चुनौती का हम संपूर्ण अध्याय के महत्वपूर्ण प्रश्नों को समझने वाले हैं। मैं आपको प्रश्न बैंक के सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर समझाने वाला हूं, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए अब हम वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो देखिए, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, सबसे पहले हम इसका अंक विभाजन देखते हैं कि इस अध्याय से सबसे पहले आपका एक लघुत्तरीय प्रश्न पूछा जाएगा जो कि 4 अंक का होगा। अर्थात इसमें आपको 4 अंक वाले सभी प्रश्नों को तैयार करना है, जो कि और इसकी शब्द सीमा लगभग 120 शब्दों की रहेगी। तो देखिए, प्रश्न बैंक में आपको छोटे छोटे आंसर दिए गए थे जो कि परीक्षा के लिए काफ़ी नहीं है। उसकी शब्द सीमा काफ़ी छोटी थी, इसलिए मैंने इसको विभिन्न बुक विभिन्न गाइड के माध्यम से आपके लिए परफेक्ट आंसर खोज कर निकाला हूँ, जो जो आपके लिए बेस्ट रहेंगे। इसमें शब्द सीमा का पूरा पूरा पालन किया गया है और आंसर भी काफ़ी सटीक है, तो आप इन्हें याद कर सकते हैं। चलिए अब हम वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम इसके लघुत्तरीय प्रश्नों को देखते हैं, जो कि लघुत्तरीय प्रश्न ही है। तो देखिए, पहला प्रश्न है हमारा, निर्धनता क्या क्या अर्थ है ना। आपको निर्धनता या फिर गरीबी का अर्थ बताना है। निर्धनता को ही हम गरीबी कहते हैं। भारत में निर्धनता के 3 कारण लिखिए। अर्थात आपको गरीबी किस किस कारण से होती है, किस किस कारण से गरीबी पैदा होती है, उनके आपको 3 कारण लिखना है। तो देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं निर्धनता या फिर गरीबी का अर्थ। तो देखिए, धन का अभाव निर्धनता को जन्म देता है ना। जब किसी व्यक्ति के पास धन नहीं होता है, अर्थात वह निर्धन होता है ना। किसी के पास यदि धन नहीं है, धन का अभाव है, अर्थात वह क्या है? निर्धन है। अर्थात धन का अभाव निर्धनता को जन्म देता है। केवल कुछ व्यक्तियों की निम्न आर्थिक स्थिति ही गरीबी को जन्म नहीं देती है ना, बल्कि किसी समाज में व्यक्तियों को बहुत बड़ा भाग जब जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ रहता है, तब स्थिति को गरीबी के नाम से जाना जाता है। अर्थात गरीबी का अर्थ ये नहीं है कि केवल आप गरीब हैं तब भी गरीबी कहलाएगी। इसका अर्थ ये है कि जब समाज का बहुत बड़ा भाग, जब समाज में कई सारे व्यक्ति बेरोजगार होते हैं ना। आपने देखा होगा किसी समाज में बहुत सारे व्यक्ति जो होते हैं वे बेरोजगार होते हैं, उनको रोजगार नहीं मिल पाता है, तो हम इस स्थिति को क्या कहते हैं? गरीबी कहते हैं। यदि आपको इतना नहीं लिखना, यदि आपको केवल परिभाषा लिखना है, तो आप केवल यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखेंगे। क्या है? आशय यह है कि समाज में अधिकांश व्यक्तियों को रहने, खाने और पहनने की अति आवश्यक सुविधा उपलब्ध ना हो, तो इस प्रकार की स्थिति को गरीबी के नाम से जाना जाता है ना। आदमी की 3 मूलभूत आवश्यकता होती है। पहली होती है रोटी, दूसरा होता है कपड़ा और तीसरा होता है मकान। मतलब कि आदमी के पास इतना भी धन नहीं है कि वे जीवन की 3 मूलभूत आवश्यकता को पूरा नहीं कर पाए, तो हम इस स्थिति को क्या कहेंगे? गरीबी कहेंगे। ना तो उसके पास रहने के लिए व्यवस्था रहती है, ना ही खाने के लिए व्यवस्था रहती है, और ना ही पहनने के लिए व्यवस्था रहती है। उसके पास इतना धन नहीं रहता है कि वह इन मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाता है, तब हम इस स्थिति को गरीबी के नाम से जानते हैं। तो यही आपकी परिभाषा होगी। आप चाहे तो पूरा भी लिख सकते हैं, पूरा लिखने में आपको काफ़ी सारा बेनिफिट मिल जाता है। चलिए अब हम गरीबी के निर्धनता के 3 कारण देखते हैं। तो देखिए, हम देखते हैं यहाँ पर कारण। तो यहाँ पर सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे भारत में गरीबी के कारण या फिर निर्धनता के कारण। तो देखिए, लिख देंगे भारत में गरीबी के लिए उत्तरदायी प्रमुख कारण निम्नलिखित है। आपको शब्द सीमा का ख्याल रखना है ना। तो देखिए, पहला हम कारण देखते हैं क्या है? तीव्र गति से बढ़ती जनसंख्या। तो सीधा सा अर्थ समझिए, जब मान के चलिए भारत देश में, ठीक है, भारत देश में खाने वाले लोग ज़्यादा है, ठीक है, जो खाते हैं, दिन भर पड़े रहते हैं, वे उन व्यक्तियों की संख्या ज़्यादा है। लेकिन जो उत्पादन कर रहे हैं, जो कुछ नया बना रहे हैं, उनकी संख्या बहुत कम है ना। अर्थात खाने वाले की संख्या कितनी है? खाने वालों की संख्या ज़्यादा है, लेकिन उत्पादन करने वाले लोगों की संख्या कम है। तो अर्थात क्या हो रहा है? वहाँ पर उत्पादन तो ज़्यादा हो रहा है, उत्पादन तो कम हो रहा है, लेकिन खाने वाले लोग बढ़ रहे हैं। इस कारण भी गरीबी बढ़ती है। तो देखिए, यहाँ पर आप लिख सकते हैं, इस समय जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। बढ़ती हुई जनसंख्या का अर्थ है वस्तुओं की मांग में अपार वृद्धि होना। अर्थात जब देश की जनसंख्या बढ़ेगी तो देश में वस्तुओं अर्थात उत्पादन की मांग बढ़ जाएगी, अपार वृद्धि हो जाएगी।
देश की संपत्ति का एक बड़ा भाग अपनी जनसंख्या के पालन करने में व्यय हो जाता है, जिससे विकास कार्यों की पूंजी नहीं मिल पाती है ना। देश में जो भी उत्पादन हो रहा है उसकी पूर्ति पूरी देश के लोगों की जनसंख्या को पूरा करने में ही निकल जाती है ना। देश में उत्पादन करने वाले लोगों की संख्या कम है, तो जब वे देश की जनसंख्या की मांग को ही पूरा नहीं कर पा रहा है तो सोचिए वे विदेश की मांग को कैसे पूरा कर पाएंगे। क्या आपने कभी सोचा है फ्लिपकार्ट जो इंडिया की कंपनी है उसके पास इतना उत्पादन हो पाता है कि वे केवल देश में ही अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर पाती है, लेकिन देश में ही इतनी सारी मांग बढ़ जाती है कि वे देश की मांग को पूरा नहीं कर पाती है, तो सोचिए वे विदेश की मांग को कैसे पूरा कर पाएगी। अर्थात गरीबी का सबसे प्रमुख कारण क्या होता है? तीव्र गति से बढ़ती जनसंख्या। दूसरा हम देखते हैं पूंजी निर्माण का अभाव। अर्थात पूंजी निर्माण आर्थिक विकास की आधारशिला होती है, परंतु पूंजी निर्माण की दर भारत में अपेक्षाकृत कम है। पूंजी निर्माण अर्थात इन्वेस्टमेंट, ऐसी वस्तुओं पर इन्वेस्टमेंट जिससे हमें कुछ प्रॉफिट प्राप्त हो, हमें कुछ लाभ प्राप्त हो, हम उसे पूंजी निर्माण कहते हैं। लेकिन भारत में क्या, नौकरी करने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा है लेकिन उत्पादन करने वाले लोगों की संख्या कम है। जब देश में उत्पादन हो रहा है तो कहाँ से उस देश में पूंजी का निर्माण हो जाएगा? ये सेकेंड इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तीसरा हम देखते हैं बेरोजगारी, अर्थात रोजगार का नहीं मिल पाना। निर्धनता का एक प्रमुख कारण बेरोजगारी है। देश में बेरोजगारी की समस्या व्यापक और भीषण है। एक अनुमान के अनुसार भारत में लगभग 5 करोड़ लोग बेरोजगार हैं ना। अभी देश की संख्या, वर्तमान संख्या कितनी है? 135 करोड़ के लगभग है, लेकिन उसमें से 5 करोड़ लोग बेरोजगार है, युवा बेरोजगार है। बेरोजगारी की संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है, जो निर्धनता के लिए उत्तरदायी कारण है। अर्थात जब किसी व्यक्ति को रोजगार नहीं मिल पा रहा है तो गरीबी तो बढ़ेगी ना। यदि वह किसी रोजगार में लग जाता तो उसे पैसा मिलना चालू हो जाता तो उसकी गरीबी मिटते जाती। लेकिन देश में कई सारे व्यक्ति को रोजगार नहीं मिल पा रहा है। कई लोग सरकारी नौकरी के पीछे पड़े हैं लेकिन उनको सरकारी नौकरी नहीं मिल पा रही है। कई सारे लोग दिन रात सरकारी नौकरी की मेहनत कर रहे हैं लेकिन उन्हें फिर भी सरकारी नौकरी नहीं मिल पा रही है। देश में जब उतने पद ही नहीं है कि उनको वहाँ पर बैठाया जा सके तो कैसे बेरोजगारी खत्म हो जाएगी। तो चौथा हम देखते हैं कीमत स्तर में वृद्धि। कीमतों में वृद्धि परिणाम स्वरूप मुद्रा की क्रय शक्ति कम हो जाने के कारण वास्तविक आय कम हो जाती है, जबकि भारत में आय वृद्धि की दर कीमत वृद्धि दर से कम रही है। अतः लोगों के पास उपलब्ध क्रय शक्ति का ह्रास हुआ है ना। तो देखिए, जब भारत में जनसंख्या ज़्यादा है और उत्पादन करने वालों की संख्या कम है तो जो उत्पादन कर रहे हैं उन्हें पता है कि हमें सारी मांग को पूरा करना है, लेकिन हमारे पास उतनी वस्तु ही नहीं है, तो वे मन चाहे तरीके से अपनी प्रोडक्ट की कीमत को बढ़ा सकते हैं। तो जब वे प्रोडक्ट की कीमत को बढ़ाते हैं तो इसके कारण क्या होता है? इसके कारण भी गरीबी उत्पन्न हो जाती है। तो ये आपका नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट था। तो इस प्रकार से आपने देख लिया है गरीबी का अर्थ और भारत में गरीबी के कारण। चलिए अब हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, भारत में निर्धनता उन्मूलन हेतु किसी एक कार्यक्रम को समझाइए, है ना। उन्मूलन का अर्थ होता है हटाना, अर्थात गरीबी को हटाने के लिए भारत में कई सारे कार्यक्रम चलाए गए थे, है ना। बहुत विगत वर्षों से कई सारे कार्यक्रम चला जा रहे हैं ताकि भारत में गरीबी मिट सके। तो उनमें से हमें किसी एक कार्यक्रम को समझाना है, तो हम उनमें से किसी एक कार्यक्रम को समझाते हैं। हम एक कार्यक्रम को समझाते हैं जो कि है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम 2005। तो देखिए हम इसको समझाते हैं। तो देखिए, यह एक रोजगार योजना है ना, इससे लोगों को रोजगार मिलता है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम 2005, है ना। इस योजना का नाम क्या था? महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम, और इसे हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं मनरेगा, है ना। मा से महात्मा गांधी, ना से नेशनल यानी राष्ट्रीय, रा से रोजगार, है ना, और गा से गारंटी। तो इस प्रकार से इसका शॉर्ट फॉर्म ये है। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र आजीविका सुरक्षित करने के लिए हर घर के लिए मजदूरी रोजगार कम से कम 100 दिनों के लिए उपलब्ध कराना है ना। इस योजना का उद्देश्य क्या है? जो भी गरीब परिवार के लोग हैं
गरीब परिवारों में से किसी एक व्यक्ति को चुनते हैं और उसे कम से कम 100 दिनों के लिए मजदूरी कराते हैं। इस प्रकार से उसे रोजगार देते हैं। देखिए मनरेगा योजना, इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण भारत में प्रतिवर्ष न्यूनतम 100 दिनों के भुगतान कार्य की गारंटी देकर सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है ना। किसी व्यक्ति को प्रति वर्ष न्यूनतम 100 दिनों का बेरोजगार देंगे और 100 दिनों के रोजगार के अनुसार उसे भुगतान किया जाता है, अर्थात उसे पैसे दिए जाते हैं। तो इस प्रकार से सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाती है सरकार की तरफ से। चलिए अब हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रमों की असफलताएं लिखिए। अर्थात भारत में कई सारे निर्धनता को हटाने के लिए कार्यक्रम चलाए गए थे, लेकिन सारे कार्यक्रम असफल हो गए। तो इसके क्या क्या कारण है ना, तो क्या क्या असफलताएं उन्हें मिली। तो देखिए इन कार्यक्रमों के असफल होने का एक मुख्य कारण उचित क्रियान्वयन और सही लक्ष्य निश्चित करने की कमी रही, है ना। जो योजना निकल के आई उनमें सही तरीके से काम नहीं हो पाया, सही तरीके से देख रेख नहीं हो पाई और उनका सही लक्ष्य निर्धारित नहीं हो पाया। इस कारण भी ये कार्यक्रम असफल रहे। दूसरा कारण देखिए, कुछ योजनाएं परस्पर रूप से व्यापक थी, है ना। इन योजनाओं के आने से पहले बहुत सारी योजनाएं पहले से ही व्यापक थी, जिनसे लोगों को अच्छा रोजगार मिल जा रहा था। तीसरा देखिए, इन योजनाओं के लाभ पात्र निर्धनों को पूरी तरह नहीं मिल पाए, है ना। जैसे कि आपने देखा होगा कई सारे घपले चलते, कई सारे कांड होते। पंचायत में तो पैसा आता है कि आप रोजगार गारंटी योजना के जो पात्र है ना, जो मतलब कि वहाँ पर काम कर रहे, जो मजदूरी कर रहे हैं, उनको पैसा दिया जाए। लेकिन कई सारे सचिव सरपंच लोग करते क्या है, वे चुनते नहीं है, जो गरीब लोग हैं उन्हें चुनते नहीं है और खुद सारा का सारा पैसा खा जाते हैं। इस प्रकार से निर्धनों तक पैसा पहुंच नहीं पाता है, उन्हें काम मिल ही नहीं पाता है, उन्हें खबर तक नहीं लग पाती है कि हमें काम मिला है, लेकिन उन्हीं के नाम से पंचायत वाले पूरा पैसा हड़प लेते हैं। तो देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में निर्धनता को दूर करने हेतु उपाय बताइए, है ना, कि भारत में गरीबी को किस प्रकार से दूर कर सकते हैं, हमें इसको उपाय लिखना है। तो देखिए सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे भारत में गरीबी दूर करने हेतु सुझाव या फिर उपाय भी लिख सकते हैं। तो देखिए 4 नंबर क्वेश्चन है, आपको काफ़ी 4 पॉइंट लिख देने हैं। तो देखिए कुछ प्रमुख उपाय निम्नलिखित हो सकते हैं। सबसे पहले उपाय हम क्या देखते हैं, कृषि विकास, अर्थात कृषि में वृद्धि करना। तो देखिए देश में कृषि के विकास पर पर्याप्त ध्यान दिया जाना चाहिए। कृषि में यंत्रीकरण को बढ़ावा न देकर श्रम को बढ़ावा दिया जाना चाहिए तथा इसे व्यावसायिक आधार पर किया जाना चाहिए, है ना। आजकल आप देख रहे होंगे मॉडर्न कृषि की जा रही है, जिसके अंतर्गत कई सारे यंत्रों का प्रयोग किया जा रहा है, जिसमें कि ट्रैक्टर हो गए, हार्वेस्टर हो गया, इन सारे यंत्रों का प्रयोग किया जा रहा है। लेकिन गरीबी को यदि दूर करना है तो हमें लोगों को रोजगार देना पड़ेगा, जो व्यक्ति होते हैं उनको रोजगार देना पड़ेगा। जैसे कि ट्रैक्टर से जुताई होती है तो हमें ट्रैक्टर से जुताई ना करवाकर यदि हम गरीब लोगों से मेहनत कराएंगे तो उनको एक प्रकार से रोजगार मिल जाएगा। लेकिन आजकल ये थोड़ा सा इम्पॉसिबल हो गया है, ताकि कृषि संबंधित श्रमिक पूरे वर्ष कृषि कार्यों में लगे रहे। इसके लिए सिंचाई की सुविधाओं में पर्याप्त वृद्धि की जानी चाहिए। उन्नतशील बीज, रासायनिक खाद, कीटनाशक दवाई व अन्य आवश्यक वस्तुओं को उचित दर पर उपलब्ध कराना चाहिए, है ना। अर्थात यदि हम खेती में यदि बहुत अच्छा काम करने लगे तो लोगों को रोजगार मिलते जाएगा। यह पहला उपाय है। दूसरा देखिए जनसंख्या नियंत्रण। सामान्यतः यह देखने में आता है कि गरीब परिवारों में जन्म दर ऊंची होती है, अतः इसे घटाया जाना बहुत आवश्यक है ना। आपने देखा होगा कई सारे गरीब लोग ऐसे होते हैं जिनके पास खुद तो खाने के लिए पैसा नहीं है, लेकिन बच्चे पे बच्चे पैदा करते जाते हैं, बहुत सारे बच्चे पैदा कर देते हैं। लेकिन जब उनके पास खुद को खाने के लिए पैसा नहीं है तो बच्चे लोग को कैसे पालन पोषण कर पाएंगे। और इसके विपरीत आप कई सारे अमीर लोग को देखते होंगे जो कि लगभग 100 व्यक्ति लोग को खिला पिला सकते हैं, पालन पोषण कर सकते हैं, लेकिन उनके बच्चे कम होते हैं। अर्थात गरीबी के मेन कारण क्या होता है, जनसंख्या। जितनी ज़्यादा जनसंख्या उतना उत्पादन कम होते जाता है, जिससे गरीबी बढ़ते जाती है। सरकार को चाहिए कि वे जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए प्रोत्साहन मूलक तथा सूचित कार्यक्रम विकसित करे और इसका पर्याप्त प्रचार व प्रसार किया जाना चाहिए।
इससे छोटे परिवारों को बढ़ावा देने का उद्देश्य पूरा हो सकेगा, है ना। आपने देखा होगा सरकार के द्वारा कई सारे कार्यक्रम चलाए जाते हैं, अभी भी चलाए जाते हैं कि हम दो और हमारे दो, है ना, अर्थात हम पति पत्नी दो हो गए और हमारे बच्चे दो हो गए। इससे क्या होती है, जनसंख्या का नियंत्रण होता है। यदि सरकार को ऐसे ऐसे कार्यक्रम बनाना चाहिए जिससे यदि कोई व्यक्ति दो से अधिक बच्चा पैदा करता है तो उसका कुछ मतलब कि उस पर कुछ प्रभाव पड़े, उसको कुछ हानि हो, तो सरकार को ऐसे कार्यक्रम चलाए जाने चाहिए। या फिर यदि दो बच्चा पैदा करता है तो उन्हें कुछ प्रकार के लाभ मिलना चाहिए। तो इस प्रकार से हम भी जनसंख्या को नियंत्रित कर सकते हैं। तीसरा देखिए, आर्थिक विकास में तेजी। गरीबी दूर करने के लिए देश में आर्थिक विकास की गति को तेज करना होगा। तीव्र आर्थिक विकास से बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसरों का सृजन होगा, जिससे अधिक से अधिक श्रमिकों को रोजगार मिलेगा, फलस्वरूप आय में वृद्धि होगी। इसका तात्पर्य यह है कि हमें देश में उत्पादन को बढ़ाना पड़ेगा। हमें, है ना, कई सारे लोगों को फैक्ट्री खोलनी पड़ेगी, कई सारे लोगों को उत्पादन करना चाहिए, जिससे कि कई सारे लोगों को रोजगार मिल सके, जिससे देश में गरीबी दूर होगी और उत्पादन अधिक होगा तो देश में गरीबी मिट जाएगी। चौथा देखिए, ग्रामीण सार्वजनिक निर्माण। ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक निर्माण कार्यों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। इसके अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण, नहर, कुएं, ग्रामीण आवास, विद्युत आदि के निर्माण कार्य प्रारंभ किया जा सकते हैं। इससे ग्रामीण लोगों को रोजगार मिलेगा और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा, है ना। आप देखते होंगे पंचायत द्वारा कई सारे कार्य किए जाते हैं ना, जो ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं उनके लिए पंचायत द्वारा कई सारे कार्य किए जाते हैं, जैसे कि रोड बनवा दिए, सीसी रोड बनवा दिए, कुएं बनवा दिए, ग्रामीण आवास बनवा दिए। तो इससे होता क्या है, ग्रामीण क्षेत्रों में फायदा तो मिलता है, लेकिन जो गरीब लोग रहते हैं, जो मजदूरी करने के लायक लोग रहते हैं, उन्हें भी रोजगार मिल जाता है। तो इस प्रकार से लोगों को, ग्रामीण लोगों को रोजगार मिल जाता है। जहाँ के गाँव में काम कर रहे उसी के गाँव में से दो चार व्यक्तियों को उठा लिए और उन्हीं का हाथ काम करवाने लग गए। इससे उनका पैसा भी बन रहा है और साथ ही में ग्राम का विकास भी हो जाता है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में निर्धनता रेखा का आकलन कैसे किया जाता है ना। आपने देखा को नाम सुना होगा गरीबी रेखा। यह गरीबी रेखा का परिवार है। तो हम इसका आकलन अर्थात हम इसका अनुमान कैसे लगाते हैं, हमें इसके बारे में बताना है। तो देखिए, सबसे पहले हेडिंग डालें, भारत में निर्धनता रेखा का आकलन। तो देखिए, सबसे पहले हम किसके आकलन करते हैं। भारत में निर्धनता रेखा का आकलन करते समय जीवन निर्वाह के लिए खाद्य आवश्यकता, कपड़ों, जूते, ईंधन और प्रकाश, शैक्षिक एवं चिकित्सा संबंधी आवश्यकताओं आदि पर विचार किया जाता है ना। अर्थात यदि कोई व्यक्ति जीवन की मूलभूत आवश्यकता को पूरा नहीं कर पाता है, जीवन की मूलभूत आवश्यकता क्या होती है, खाद्य सामग्री अर्थात रोटी, कपड़ा और मकान, यदि वे इन आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है और इसके अतिरिक्त वे शैक्षिक एवं चिकित्सा संबंधी आवश्यकता, ईंधन और प्रकाश, इसकी आवश्यकता को पूरा कर सकता है, अर्थात वे गरीब नहीं है, वे थोड़े हाई लेवल का है। लेकिन यदि वे मूलभूत आवश्यकता को पूरा नहीं कर पाता है तो हम उसे गरीबी रेखा में मान ले लेंगे। दूसरा, हम किस प्रकार से आकलन करते हैं, इन भौतिक मात्रा को रुपयों में उनकी कीमतों से गुणा कर दिया जाता है। निर्धनता का रेखा का आकलन करते समय खाद्य आवश्यकता के लिए वर्तमान सूत्र वांछित कैलोरी आवश्यकताओं पर आधारित है ना। यदि हमें गरीबी रेखा का आकलन करना है तो हमें इस बात से अंदाजा लगाना पड़ेगा कि मान के चलिए किसी व्यक्ति का खाने में इतना खर्चा आता है, उस परिवार में मान के चलिए 5 लोग रहते हैं, उनको साल भर खाने में कम से कम 50,000 का खर्चा आता है जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए। अब हमें इस बात से अंदाजा लगाना है कि उस परिवार में से जो व्यक्ति कमा रहा है क्या वह 50,000 रुपये कमा सकता है। यदि वह 50,000 रुपये नहीं कमा सकता है, उससे कम रुपये कमाता है, तो हम उसे गरीबी रेखा के नीचे मान लेंगे। तीसरा देखिए, खाद्य वस्तुएं जैसे अनाज, दालें, सब्जियां, दूध, तेल, चीनी आदि मिलाकर इस आवश्यक कैलोरी की पूर्ति करती है। आयु, लिंग, कार्य करने की प्रकृति आदि के आधार पर कैलोरी आवश्यकताएं बदलती रहती है। कैलोरी जो होती है ना, वो एक प्रकार से निर्धारित करती है कि हमें कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो देखिए, जैसे कि आप देख सकते होंगे जो पुरुष लोग होते हैं, जो पुरुष होते हैं, मान के चलिए कोई पुरुष है, वह 24 वर्ष का है। कितने वर्ष का है? 24 वर्ष का है।
और वहीं पर एक बच्चा है, वे भी पुरुष है, वे कितने वर्ष का है, मात्र 12 वर्ष का है। तो जो पुरुष जो 24 वर्ष का होगा वे ज़्यादा खाना खाएगा, उसे ज़्यादा कैलोरी की आवश्यकता होगी, लेकिन जो बच्चा है उसे वे कम खाना खाएगा, उसे कम कैलोरी की आवश्यकता होगी। वहीं पर यदि कोई महिला है, महिला भी 24 साल की है, तो उसे पुरुष की अपेक्षा थोड़ी कम कैलोरी चाहिए होगी, और जो लड़की होगी उसे भी कम कैलोरी की आवश्यकता होगी 12 साल के लड़के की अपेक्षा। तो इस प्रकार से आयु, लिंग, कार्य करने की प्रकृति आदि के आधार पर भी कैलोरी आवश्यकताएं बदलती रहती है। अगला देखिएगा, भारत में स्वीकृत कैलोरी आवश्यकता ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन है, एवं नगरीय क्षेत्रों में 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति दिन है ना। ग्रामीण क्षेत्रों में होता क्या है, व्यक्ति ज़्यादा कार्य करते हैं, तो इनके लिए भारत में एक व्यक्ति के लिए 2400 कैलोरी की प्रतिदिन मतलब कि कैलोरी निर्धारित की गई है। अर्थात एक व्यक्ति को जो ग्रामीण क्षेत्र में रहता है उसे कम से कम दिन भर में 2400 कैलोरी का खाना खाना ही चाहिए, और जो शहरी क्षेत्रों में रहता है, जो कि ज़्यादा काम धंधा नहीं करते, बैठने वाला काम ज़्यादा करते, उनको कम से कम 2100 कैलोरी प्रतिदिन का खाना अवश्य ग्रहण करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट हम छोड़ देते हैं, चाहे तो आप इसे भी समझ सकते हैं। तो इन 5 पॉइंट को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न बैंक का, जो कि है बेसब्रिक निर्धनता की प्रवृत्तियों की चर्चा करें। अर्थात जो विश्व भर में गरीबी है, हमें उनके बारे में चर्चा करना कि कौन से देश में गरीबी ज़्यादा है, कौन से देश में गरीबी कम है, हमें इनके बारे में चर्चा करना है। तो देखिए, विभिन्न राष्ट्रों में अत्यंत आर्थिक निर्धनता में रहने वाले लोगों का अनुपात 1990 के 36% से गिरकर 2015 में 10% हो गया है। अर्थात विश्व भर में जितने भी गरीब लोग थे उनका आंकड़ा 1990 में 36% था। अर्थात 1990 में गरीब लोग ज़्यादा थे, लेकिन 2015 में केवल 10% गरीब लोग रह गए हैं विश्व भर में। अर्थात उनका आंकड़ा केवल 10% रह गया है। यद्यपि बेसब्रिक निर्धनता में उल्लेखनीय गिरावट आई है, लेकिन इसमें बृहद क्षेत्रीय विभिन्नताएं पा जाती है ना। गरीबी में तो गिरावट आ गई है, लेकिन इसमें भी कुछ कारण निर्भर करते हैं। जो क्या क्या कारण होते हैं इनके बारे में हम समझते हैं। देखिए आप यहाँ पर पहला कारण क्या है, पहला कारण है तीव्र आर्थिक प्रगति और मानव संसाधन विकास में बृहद निवेश के कारण चीन और दक्षिण पूर्व एशिया के राष्ट्रों में निर्धनता में विशेष कमी आई है ना। जो चीन है और जो दक्षिण पूर्व एशिया के जो राष्ट्र है, वे बहुत ज़्यादा उत्पादन कर रहे हैं और वे बहुत ज़्यादा मानव संसाधन में निवेश कर रहे हैं, जिसके कारण वे दुनिया भर में अपने उत्पादों को पहुंचा पा रहे हैं, जिसके कारण चीन और दक्षिण पूर्व के राष्ट्रों में निर्धनता में विशेष कमी आई है। अर्थात वहाँ पर गरीबी अब ज़्यादा नहीं रह गई है। चीन में निर्धनों की संख्या 1981 के समय 28.3% थी, जो कि अब घटकर मात्र 2008 में 14.7% रह गई है, और 2015 में मात्र 0.7% रह गई है। अब चीन इतना पहले गरीब था, अब इतना ज़्यादा अमीर हो गया है, उसमें केवल गरीबी कितनी रह गई है, 0.7% रह गई है। इसका कारण यह है कि चीन बहुत ज़्यादा उत्पादन कर रहा है ना। और आपने देखा हो चीन के माल जो है सब तरफ बिकते हैं, और जो चीन के माल होते हैं वे सस्ते होते हैं, हालांकि टिकाऊ नहीं होते, एक बार मारने पर टूट जाते हैं, लेकिन उसके माल जो है ज़्यादा फेमस रहते हैं। फ़ोन भी आजकल चीन के ही ज़्यादा बिकते हैं, रियलमी, शाओमी, ओप्पो, वीवो, पोको, इनके ही फ़ोन बिकते हैं। दूसरा कारण देखिएगा, दक्षिण एशिया के राष्ट्रों भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान में निर्धनों की संख्या में गिरावट इतनी ही तीव्र रही है ना। अपने जो भारत हो गया, पाकिस्तान हो गया, श्रीलंका हो गया, नेपाल हो गया, बांग्लादेश हो गया, भूटान हो गया, इनमें भी जो गरीबों की संख्या है वे लगातार गिरते जा रही है। 2005 में गरीबी कितनी थी, 3.4% थी। 2013 में 16.2% हो गई है ना। अर्थात यहाँ पर गरीबी जो है वो बढ़ रही है, कम नहीं हो रही है। गरीबी, निर्धनों की संख्या बढ़ रही है ना, कम नहीं हो रही है, बढ़ रही है। देखिए तीसरा क्या है,
निर्धनों के प्रतिशत में गिरावट के साथ ही निर्धनों की संख्या में कमी आई, जो 2005 में 510.4 मिलियन से घटकर 2013 में 274.5 मिलियन रह गई है ना। अर्थात गरीबों की संख्या घट रही है। पूरे विश्व भर में 2005 में गरीबों की संख्या 510.4 मिलियन थी, जो कि 2013 में घटकर 274.5 मिलियन रह गई है। भिन्न निर्धनता रेखा की परिभाषा के कारण भारत में भी निर्धनता राष्ट्रीय अनुमान से अधिक है। चौथा कारण हम देखेंगे, सब सहारा अफ्रीका में निर्धनता वास्तव में 2005 के 51% से घटकर 2015 में 41% हो गई है। लैटिन अमेरिका में निर्धनता रेखा 2005 में 10% से घटकर 2015 में मात्र 4% रह गई है। रूस जैसे पूर्व समाजवादी देशों में भी निर्धनता पुनः व्याप्त हो गई है, जहां पहले आधिकारिक रूप से कोई निर्धनता नहीं थी, है ना। रूस में अभी जो निर्धनता है फिर से बढ़ चुकी है, पहले वहाँ पर कोई भी निर्धनता नहीं थी। इस प्रकार से विश्व भर में गरीब की स्थिति है, गरीबों की स्थिति है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि भारत में गरीबी के उन्मूलन हेतु चलाए गए कार्यक्रमों के बारे में समझाइए। इस क्वेश्चन को आप लिख लेना, है ना, यहाँ पर लिखा नहीं है। तो हम ये बताने वाले हैं कि भारत में गरीबी को हटाने के लिए, गरीबी को उन्मूलन के लिए कौन कौन से यहाँ पर योजना चलाई गई थी, हमें उनके बारे में लिखना है। तो देखिए हम समझते हैं। तो देखिए इस दिशा में चल रहे अधिकतर गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम अर्थात गरीबी को हटाने वाले कार्यक्रम 10वीं पंचवर्षीय योजना की विकास दृष्टि पर आधारित है। अर्थात जो भी गरीबी के कार्यक्रम चलाया जा रहा है, गरीबी की योजना चलाई जा रही है, वे मात्र 5 वर्ष की होती है। अब स्वरोजगार तथा मजदूरी पर आधारित रोजगार कार्यक्रमों को निर्धनता निवारण का मुख्य माध्यम माना जा रहा है। सन 2008 तक लागू किए गए स्वरोजगार कार्यक्रमों के उदाहरण थे। कौन कौन से, मतलब कि कौन कौन से कार्यक्रम चलाए गए थे 2008 तक। पहला जो कार्यक्रम था वह कौन कौन सा कार्यक्रम था? पहला कार्यक्रम था ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम, इसे हम शॉर्ट फॉर्म में REGP भी कहते हैं। दूसरा जो है वह प्रधानमंत्री की रोजगार योजना, हम इसे शॉर्ट फॉर्म में PMRY कहते हैं। तथा स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना SJSRY। ये जो 3 कार्यक्रम थे, इनके द्वारा गरीबी को हटाने का प्रयास किया जा रहा था। तो देखिए जो पहला कार्यक्रम कौन सा था? ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम। ये जो पहला कार्यक्रम था, इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था शहरों में रोजगार के अवसरों को सृजन करना, है ना। अर्थात शहर में रोजगार को, विभिन्न युवाओं को रोजगार प्रदान करना। इसे खाद्य ग्रामोद्योग आयोग के माध्यम से क्रियान्वित किया जा रहा था। इसके अंतर्गत छोटे उद्योग लगाने के लिए बैंक ऋणों के माध्यम से वित्तीय सहयोग उपलब्ध कराया जाता है ना। जो व्यक्ति भी बिजनेस करना चाहते हैं, जो व्यक्ति उद्योग को बनाना चाहते हैं, जो छोटे छोटे बिजनेस करना चाहते हैं, उनके लिए जो बैंक है वे ब्याज देते थे, अर्थात वे उन्हें लोन देते थे, ऋण देते थे और उनसे छोटा मोटा ब्याज वसूल करते थे, और उनका इस प्रकार से जो छोटे मोटे उद्योग थे वे स्थापित हो जाते थे। इसके बाद देखिए जो नेक्स्ट योजना थी, कौन सी योजना थी? प्रधानमंत्री रोजगार योजना। इसके अंतर्गत ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में निम्न आय वर्ग के परिवारों के शिक्षित बेरोजगार किसी भी प्रकार के उद्यम को शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकते हैं, है ना। जो गांव और शहरों में जो लोग रहते थे, जो कि शिक्षित बेरोजगार होते थे, है ना, अच्छी पढ़ाई कर लिए, अच्छी पढ़ाई लिखाई कर लिए, लेकिन फिर भी बेरोजगार बैठे, उन्हें नौकरी नहीं मिल रही है, उनको जो बैंक है जो बैंक है ना, जो प्रधानमंत्री जो योजना थी, जो प्रधानमंत्री का जो फंड था, वे उन्हें वित्तीय सहायता प्राप्त करता था। तीसरी जो योजना थी, कौन सी योजना थी? स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना। इसका उद्देश्य क्या था? शहरी क्षेत्रों में स्वरोजगार तथा मजदूरी पर रोजगार के अधिक अवसरों पर का सृजन करना था। यह अब राष्ट्रीय ग्रामीण जीविका मिशन के रूप में पुनर्स्थापित हो गई है ना। जो स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना थी, उसका नाम अब बदल गया है, उसका नाम क्या हो गया है? राष्ट्रीय ग्रामीण जीविका मिशन। इसे हम शॉर्ट फॉर्म में RAGRAGMI भी कह सकते हैं।
इन सभी कार्यक्रमों को प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम में सम्मिलित किया गया है ना। जो भी आपके जो तीन जो ऊपर के जो रोजगार गरीबी को हटाने के लिए जो कार्यक्रम थे उन सबको मिलाकर एक कार्यक्रम बना दिया गया है जिसका नाम क्या है, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम। इसे हम शॉर्ट फॉर्म में PMEG भी कह सकते हैं। जो छोटे छोटे मैं जो आपको तथ्य बता रहा हूँ इन्हें भी आपको याद रखना है, यह आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में पूछे जा सकते हैं। चलिए अब हम आखिरी लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या है, सापेक्ष निर्धनता से क्या आशय है ना। आपको बताना है कि सापेक्ष निर्धनता का अर्थ क्या होता है। तो देखिए, सापेक्ष निर्धनता आय में पाई जाने वाली असमानताओं को प्रकट करती है ना। जो सापेक्ष निर्धनता होती है वह आय में पाए जाने वाली असमानता को प्रकट करती है ना। जैसे कि मान के चलिए देश में प्रति व्यक्ति आय कितनी है, मान के चलिए 15,000 है, और 15,000 जो प्रति व्यक्ति आय निकल के आ रही है वे किससे निकल के आ रही है, वे निकल के आ रही है देश में जितने लोग हैं, लोगों की जनसंख्या ना, देश में टोटल जितनी जनसंख्या है और टोटल जितनी कमाई हो रही है ना, कमाई कितनी हो रही है उसको निकाल कर आता है। लेकिन मान के चलिए कोई अमीर जो लोग होते हैं वे अमीर से और अमीर बनते जाते हैं, है ना। मान के चलिए कोई अमीर प्रति वर्ष 200 करोड़ रुपए कमाता है, लेकिन वहीं पर कोई गरीब देश मतलब कि साल भर में केवल 50,000 रुपये कमाता है। तो इस प्रकार से इनकी आय में बहुत ज़्यादा अंतर हो जाता है। तो यही आय में आय पाए जाने वाली असमानता को प्रकट करती है। सापेक्ष निर्धनता से आशय अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक असमानता को बोध कराने से है ना। सापेक्ष निर्धनता का आशय क्या है, भारत में प्रति व्यक्ति आय मान के चलिए 15,000 रुपये प्रति व्यक्ति है ना। कितनी है, 15,000 रुपये प्रति व्यक्ति है, लेकिन उसकी जगह अमेरिका में प्रति व्यक्ति आय कितनी हो सकती है, 1 लाख भी हो सकती है ना, 1 लाख भी हो सकती है। तो इसमें राष्ट्रीय रूप से मतलब कि विभिन्नता हमें विभिन्नता दर्शा रही है कि इनमें इतनी इतनी आय है। तीसरा देखिए, विभिन्न वर्गों, विभिन्न प्रदेशों अथवा विभिन्न देशों की तुलनात्मक आय का प्रदर्शन सापेक्ष निर्धनता से है। तो बस यही आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे अध्याय 3 के। उम्मीद है आप सभी को अच्छे समझ में आ गया होगा जो भी मैंने आपको समझाया हूँ। तो यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, साथ ही में आप नोट्स बनाते भी चलिए, है ना। नोट्स आपको बनाते चलना है ताकि आप परीक्षा के समय उसे आसानी से यूज़ कर पाए, और साथ ही में हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो मिलते हैं आपसे और किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।